चलो चलो अब नमस्कार मित्रों, आजादी के पूर्व संध्या पर उन असंख्य वीरों को मेरा नमन। उन वीर शहीदों को चंद अल्फाज के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, जिन्होंने हंसते हंसते इस वतन पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि हंसते हंसते मौत को गले लगा लेंगे, पर इस वतन पर आंच न आने देंगे। अगर इस जन्म में कर्ज चुका ना पाया तो हे भारत माता फिर से जन्म लेंगे, फिर से जन्म लेंगे। जी हाँ मित्रों, उनके इन जज्बातों को, उनके भावनाओं को आज नमन करने का दिन है। उन असंख्य वीर सपूतों को, उनके दिए हुए कुर्बानियों को याद करने का दिन है, क्योंकि यह आजादी हमें उपहार स्वरूप नहीं, बल्कि उन तमाम शहीदों के कुर्बानियों के बावजूद हमें मिला है। याद कीजिए परतंत्रता की उस जकड़ी मां का, उस भारत मां का जो कि 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी झेली है। याद कीजिए उस वातावरण को जिस समय भारत गुलाम था, आतताइयों, जुल्मियों, आतंकियों का साम्राज्य कायम था। इंसान इंसान नहीं थे, जानवरों से भी बदतर हमसे सलूक किया जाता था। आजादी किस चिड़िया का नाम है? स्वतंत्रता क्या होती है? उनसे पूछिए जिन्होंने गुलामी में अपने समय बिताए हैं। आज हम आजादी के स्वतंत्र हवा में जीवन बसर कर रहे हैं। खुला वातावरण है, बोलने की आजादी है, करने हर कुछ पाने की हमें आजादी है। लेकिन उस समय को याद कीजिए जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज भारत के संपदाओं से और हमारी अस्मिताओं से, हमारे विचारों से लगातार खेलती रही। हम टूटते गए, हम बिखरते गए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति ने और हमारे वीर जवानों के कुर्बानियों ने, हमारे वीर जवानों के जज्बातों ने हमें उस मुकाम पर आकर खड़ा कर दिया, जब हमें ये लगने लगा कि अब ये जरूरी हो गया है कि हमारा ये वतन, हमारा ये मुल्क, हमारा ये मातृ वतन, हमारी ये मातृभूमि, जिसे हम जान से भी प्यार करते हैं, जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, हमें आजादी चाहिए। असंख्य वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल्लाह खां, हमारे अहिंसा के पुजारी बापू महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी मंगल पांडे, जिन्होंने अपने अपने स्तर से इस आजादी के मसाल को जलाए रखा। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, 1857 की वो क्रांति, जिन्होंने आजादी की प्रथम लड़ाई की शुरुआत की, मंगल पांडे ने इसे हवा दी।
इस लड़ाई में उस समय के राजाओं ने यह सोचा कि यदि एक दिन में पूरे भारतवर्ष में यदि क्रांति की बिगुल फूकी जाए तो सीमित संसाधन और सीमित सैनिक के कारण अंग्रेज असफल हो जाएंगे, जिसका नेतृत्व सभी राजाओं ने मुगल सम्राट के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को दिया। इस लड़ाई की कमान झांसी की रानी हमारे नाना साहब, कई ऐसे राजाओं ने अपने जिम्मे पाल रखा था, लेकिन सिपाही विद्रोह के कारण, जिसमें मंगल पांडे ने अहम भूमिका निभाई और हमारे कई असंख्य भारतीय सैनिकों ने उस समय के कारतूस को चलाना अस्वीकार किया, क्योंकि उस समय एक चर्चा थी कि इस कारतूस में सुअर का मांस और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है। हमारे हिंदू भाइयों ने उस कारतूस को चलाने के लिए मना किया। उसी तरह से हमारे मुसलमान भाइयों ने भी इस कारतूस को चलाने से अंग्रेज सल्तनत को मना किया और इस तेवर को अंग्रेजों ने बगावत का स्वरूप दिया। इसका नेतृत्व हमारे मंगल पांडे ने किया और इस विद्रोह का नाम सिपाही विद्रोह के रूप में जाना गया। सैनिक मारे गए और ये लड़ाई ज्यादा दिन तक चल न सकी, क्योंकि ये लड़ाई जो है एक सिलसिला ढंग से ना हो सकी। पूरे देश में ये लड़ाई चल नहीं पाई। आज यहाँ कल वहाँ, क्योंकि उस समय संचार माध्यम कमजोर था। लोग अपनी बातों को घुड़सवार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। यही कारण था कि क्रांति एक समय पर पूरे देश में नहीं हो सका। अन्यथा प्रथम लड़ाई में ही हम अंग्रेजों से अपने आप को मुक्त कर लेते। चलिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि विजय आपको जल्द मिल जाए। इसके लिए हमें बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। दूसरी तरफ गर्मपंथियों ने अपने माध्यम से अंग्रेजों को भगाने के लिए दिन रात एक किया। जहां वैसे समय में एक ऐसा ध्रुव तारा राजनीतिक मंच पर धूमकेतु की तरह चमका और वो नाम था सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, वो नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, बल्कि अपने सर्वस्व समर्पण करने का एक दूसरा नाम था। आईएएस की पढ़ाई करने के बाद सरकारी तंत्र में एक बड़े पद पर आसीन होने की क्षमता के बाद उन्होंने ऐश्वर्य और वैभव वाला जिंदगी को त्यागा और आजादी की इस लड़ाई में अपने आप को समेट दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी मातृभूमि से इस लड़ाई का बिल्कुल नहीं फूका, बल्कि जापान, जर्मनी आदि देशों में जाकर ब्रिटिश के दुश्मनों से हाथ मिलाने का काम किया और चौतरफा इसे धराशायी करने के लिए प्रयास किए। इस क्रम में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। कई लड़ाइयां लड़ी गई। वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस, जिन्होंने संसद भवन पर बम फेंककर अंग्रेजों को सांकेतिक लड़ाई का
शुरुआत किया और कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यदि भगत सिंह चाहते तो बम उत्तेजक और घातक भी हो सकता था, लेकिन उनका मकसद मानवता को कलंकित करने का नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को सांकेतिक संदेश देने का था। और वही हुआ। अंग्रेजों ने देखा कि सारे युवक इस आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाएंगे तो हम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, इसलिए इसे कुचलना पड़ेगा। और इन केन प्राकेन हमारे वीर सपूतों को फांसी पर लटका दिया गया। वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को समय से पूर्व ही फांसी दे दी गई, समय से पूर्व ही फांसी दे दी गई। याद कीजिए, जब कम उम्र के युवक फांसी पर चढ़ा दिए गए होंगे तो उनके मां पर क्या बीती होगी, उनके बहन पर और उनके पिता पर क्या बीती होगी। याद कीजिए और नमन कीजिए उन मां के आंसुओं को, उन बहन के राखियों को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने भाइयों को खोया, माओं ने अपने बेटों को खोया। और आज ये आजादी हमें मिली, लेकिन क्या ये आजादी उन वीर सपूतों के सपनों की आजादी है? क्या यही सपना हमारे वीर सपूतों ने देखी थी? हमारे वीर जवानों ने, हमारे वीर जम्बाजों ने, हमारे अमर शहीदों ने देखी थी? क्या यही भारत है? हमें कुछ करना होगा। हमारा भी एक दायित्व है, हमारा भी एक फर्ज है इस देश के प्रति। मैं युवाओं को आह्वान करना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी देश की शक्ति युवाओं में निवास करती है। युवाओं को अपने इतिहास से प्रेरणा लेना होगा, ये जानना होगा कि आजादी हमें स्वतः प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि इस आजादी को लाने में हमारे कई लोगों का सर्वस्व योगदान का नतीजा है। आज हम बहुत सारी बातें करते हैं। स्वतंत्रता के दिन तिरंगा, जो कि देश की शान है, आन है, हमारे आजादी का प्रतीक है, उसे फहराकर, जिलेबियां बांटकर हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। सिर्फ मिठाइयां बांटकर, कुछ देर भाषणों में उनको याद करके हम उन वीर सपूतों को के सपनों को साकार नहीं कर सकते। हमें उनके जज्बे, उनके आदर्शों को और उनके प्रयासों को याद करते हुए नया भारत निर्माण करना है। और इसके लिए जरूरी है कि हम सरकारी तंत्र के तमाम प्रयासों को धरातल पर उतारने के लिए अपनी भूमिका, जनता स्वयं की भूमिका अदा करे, क्योंकि जब तक जनता अपने आप को नहीं बदलेगी, हमारा भारतवर्ष नहीं बदलेगा। कहते हैं कि हो गई है फिर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। आजादी की वो बयार, वो हवा, वो खुशी उस अंतिम घर तक पहुंचनी चाहिए।
वैसे अछूतों के घर, वैसे पीड़ितों के घर, वैसे गरीबों के घर, जहां पर निवाला बड़ा मुश्किल से पहुंचता है। मित्रों, हम आर्थिक आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। ऐसे समय में हम युवाओं का फर्ज, उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। हमें भारत का नव निर्माण करना है और हमें वैसे भारत का निर्माण करना है जहां भारत स्वयं अपने आप को मजबूत, स्वावलंबी और स्वाभिमान से खड़ा दिख सके। याद कीजिए उस परिस्थिति को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। जहां हरित क्रांति, जिसके कारण आज हमारा देश एक ऐसी कड़ी पर खड़ा है जहां पर अनाजों की कोई कमी नहीं है। हम किसी दूसरे देश के मोहताज नहीं हैं। इस महामारी के समय, इस कोरोना काल के समय हमारे पास इतना अनाज है कि पूरा भारतवर्ष आराम से एक वर्ष या 2 वर्ष बिना किसी के सामने हाथ फैलाए खा सकता है। ये उस हरित क्रांति का देन है। और आज इस कोरोना काल को अवसर के रूप में लेते हुए हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। ये बनेगा और वो तब बनेगा जब हम उनकी भावनाओं को कदर करते हुए अपने घरों में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, व्यापार को बढ़ावा देंगे। अपने घरों में छोटे छोटे चीजों को बनाएंगे। नौकरी पेशा, जो कि आज प्रत्येक युवाओं की पसंद है। प्रत्येक युवा अपने आप को सरकारी पेशे में देखना चाहता है। मैं कहता हूं मित्रों, यही सोच यदि जापान वालों ने देखा होगा, यही सोच यदि चीन के लोगों ने देखा होगा, तो क्या चीन और जापान आज व्यावसायिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकता था? जापान जो कि एटम बम को अपने शरीर पर झेला है, नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम वर्षा के बाद पूरी अर्थव्यवस्था वहां पर गिर चुकी थी। वैसे समय में युवाओं ने ये प्रण लिया कि जापान को आगे बढ़ाना है। और आज देखिए, जापान पूरी दृढ़ता के साथ पूरे विश्व के सामने अपने आप को व्यवसाय के दृष्टिकोण से आगे बढ़ा रखा है। तकनीकी क्षेत्रों में एक नाम है। हमें भी उनके तर्ज पर अपने अपने घरों में व्यवसाय को बनाना है, फैक्ट्रियां लगानी है, छोटे छोटे चीजों को बनाना है। ये हमारा देश सर्व शक्ति से बड़ा देश है। यहाँ पर युवा है और युवाओं की शक्ति का इस्तेमाल हम अपने उद्योगों में कर सकते हैं, व्यापार में कर सकते हैं। और हमारा देश भी व्यापार के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं। हमारा देश जो कि प्रतिभाओं से और हीरे मोतियों से भी महंगे मस्तिष्क के उस मालिकों से भरा है जिसका खरीद विदेश के लोग कर लेते हैं। हमें उन वैज्ञानिकों पर, उन देश के लोगों पर गर्व है जिन्होंने देश के लिए निर्माण करने का प्रण लिया। मित्रों, हो सकता है कि हमारे पास संसाधन कम हो, सीमित संसाधन में ही हमें देश का निर्माण करना होगा। विदेशों से आपको प्रलोभन के बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, आपको
बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, लेकिन उन सपनों में हमें फंसना नहीं है। हमें अब अपने देश के लिए करना है। हम नमन करते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को, जिन्होंने देश को परमाणु दिया और पूरे देश को शक्ति संपन्न किया। उनके जैसा सोच हमें रखनी होगी और हमें पुनः भारत को उस स्थान पर स्थापित करना होगा। भारत फिर से जगत गुरु बने, भारत फिर से आगे बढ़े, इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा। तभी हम अपने वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। चंद अल्फाजों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं कि इंसानियत धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए और अपने सीने को इतना फैलाओ कि मित्रों हिंदुस्तान बन जाए।